अस्सलाम वालेकुम ख़ातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। ये जेल मामलात जो हैं, ये अजीब से चल रहे हैं। जेल की इंतज़ामिया जो है वो कुछ कह रही है, फिर ख़त लिख दिए जाते हैं कि जनाब आईजी जेल जो हैं वो इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें। मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं, बड़े शकूक व शुबहात पैदा होने शुरू हो गए हैं और इमरान खान की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कंसर्न्स का इज़हार किया है कि कुछ होने जा रहा है। ये सिचुएशन क्यों डेवलप की गई है, इसका ज़रा तज़किया करते हैं और बाकी चीज़ें भी देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आज चूँकि मैंने आपसे कहा था कि हम रमज़ान में डेली हदीस का एक सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। तो आज की जो हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमारत सामान की कसरत से नहीं होती, बल्कि अमीरी तो दिल की अमीरी है। यानी जो जिसको हम समझते हैं कि जिसके पास माल ज़्यादा है, वो ज़्यादा अमीर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रिफ्यूट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो दिल का जो अमीर है, वो असल में अमीर है। जिसके पास पैसा ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं कि वो अमीर हो। तो इसलिए ये हमेशा याद रखें क्योंकि हम लोग पिछले 25, 30, 40 सालों में हमने ये सिलसिले देखे हैं, तो हमें थोड़ा-सा हमारी जो ओरिएंटेशन है उसको ज़रा ठीक होने की ज़रूरत है, कि जिसके पास पैसा है और जिस तरीके से भी उसने कमाया हुआ हो, हम समझते हैं कि ये बड़ा काबिल इज़्ज़त है और ये बहुत अमीर आदमी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक तो असल अमीर वो है जो कि दिल का अमीर है। तो अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक दे इन चीज़ों के ऊपर सोचने की और उस पे अमल करने की। जिन-जिन लोगों ने ये हदीस सुनी है, उनसे गुज़ारिश है कि कम से कम एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मुझे यकीन है कि हमारे लिए तो शाय आखिरत बन जाएगा। अब चलते हैं टॉपिक्स की तरफ और हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी लाहौर से जनाब सलमान आबिद साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम इसरार साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया आपको, रमज़ान की मुबारक भी और उम्मीद है कि आपको आपके भी और सुनने रोज़े वालों को भी बहुत बहुत मुबारक। ठीक गुज़र रहे होंगे इंशाल्लाह और जी अभी अल्लाह पर। चूँकि ज़रा मौसम बेहतर है तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि ठीक ही चल रहा होगा। जी जी अच्छा, जी अभी बेहतर है माशाल्लाह। हाँ, सलमान भाई, अच्छा ये जो सूरत-ए-हाल मैंने अभी बताई, अभी बाकी टॉपिक्स पे भी बात करते हैं। लेकिन टू स्टार्ट विद मेरा ख़्याल है कि ये ज़रा थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करें कि ये क्या मामलात हो रहे हैं जी कि हम हमने देखा कि जनाब वो 3 दहशतगर्द पकड़ लिए थे, फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के हीले-बहाने शुरू हो गए, अब उनकी मुलाकात पे भी पाबंदी लगा दी गई है 2 हफ़्ते के लिए और उसके बाद भी हो सकता है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। अब महकमा दाखिला जो है वो आईजी जेल्स को लेटर लिख रहा है, फिर सीएम केपी जो हैं, उनको भी नहीं मिलने दिया गया। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, ये जा किधर रही है जी? ये हो क्या रहा है? देखिए इसरार साहब, बात ये है, ये एक हतमी राउंड है मेरे नजदीक। हुँ, और इस हतमी राउंड में ज्यादा से ज्यादा दबाव बढ़ाना है पीटीआई की क्यादत पर, इमरान खान पर, पीटीआई की लीडरशिप बाकी जो है उसके ऊपर, और पीटीआई के कारकुनों के ऊपर। और साथ साथ पैगाम भी देना है उनके इत्तेहादियों को कि जनाब अभी इमरान खान के लिए कोई पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। और इस दबाव बढ़ाने के दो ही मकासद हो सकते हैं। एक ये कि उनको इतने दबाव में लाया जाए कि कुछ बातें उनके साथ तय करवा ली जाए और उनसे अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक चीजें तय करके आगे बढ़ा जाए। और दूसरी बात यह कि नहीं, एक फैसला यही है कि फिलहाल पीटीआई के लिए कोई सियासी रास्ता नहीं देना हुँ, और उनको ताकत के अंदाज में ही डील करना है और ताकत ही की बुनियाद के ऊपर इनसे निमटना भी है। अब ये दूसरी हिकमत अमली है। और अब आप देखिए ना, इसी हिकमत अमली के तहत मोहसिन नकवी की जो वजीर दाखिला के तौर पर तकर्री हुई है, हुँ, उसको इसी तनाजुर में देखा जाए कि यानी वो जो निगरान हुकूमत बनने से पहले का अमल, निगरान हुकूमत बनने का अमल और निगरान के बाद जो नई हुकूमत बनी है उसके अमल, इन तीनों के तानो बानों को देखा जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि मोहसिन नकवी साहब की जो तकर्री है उसके पीछे क्या सोच है। उसके पीछे सोच यही है कि एक तरफ पंजाब हुकूमत होगी जो पीटीआई को टफ टाइम देगी, और दूसरी तरफ जो है वो मोहसिन नकवी होंगे जो एज इंटीरियर मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पीटीआई एक्टिव होने की कोशिश करेगी, कोई सियासी रास्ता तलाश करने की कोशिश करेगी, तो उनको सियासी रास्ता नहीं देना है। और इसी तरीके से जो केपीके में उनकी हुकूमत है, उनसे भी अब ताकत के अंदाज में डील करने की बातें सामने हुँ, आ रही हैं। तो ये जाहिर है कि इस वक्त पॉलिसी ये है। और फिर जिस तरह से आपने देखा कि आईएसपीआर का एक स्टेटमेंट आया 9 मई के हवाले से, और फिर हुँ, अब ये दोबारा बातें उठनी शुरू हो गई हैं कि 9 मई के जो लोग हैं उनके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी, उनको सख्ती से कुचला जाएगा, और जो लोग गिरफ्तार हैं उनके लिए भी किसी किस्म का कोई नरम गोशा इख्तियार नहीं किया जाएगा। बल्कि आप ये देखिए, वो जो पंजाब में मरियम नवाज ने तकरीर की थी वजीर आला बनने के फौरी बाद, और बड़ा हुँ, जेस्चर दिया था अपोजिशन को साथ लेके चलने का,
और अपोजिशन के लीडर के साथ जाकर उन्होंने हाथ भी मिलाया और जाके कहा कि हम मिलके काम करेंगे। और फिर ये तासुर भी दिया कि मैं सिर्फ मुस्लिम लीग नून की वजीर आला नहीं हूं, बल्कि पूरे पंजाब की वजीर आला हूं। अब उनका वो जो परसेप्शन था वो भी ब्रेक हो गया, क्योंकि जब भी पीटीआई के लोग एहतजाज के लिए बाहर निकलते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उसमें अरकान असेंबली भी शामिल है। और अब वो कह रही है कि जनाब इन लोगों को ताकत के अंदाज से डील किया जाएगा। तो लगता यह है कि वो जो स्ट्रेटेजी में कहीं कोई चीज थी उसको भी रिविजिट करके उनको इंडोर्स किया गया है कि बीबी किसी किस्म की कोई रियायत उनके लिए नहीं होगी, उनको ताकत के साथ ही डील करना है। और इसी तनाजुर में अब आपने देखा कि इमरान खान साहब का की जो मुलाकातें हैं अपने वकला के साथ या कुछ सियासी लोगों के साथ, उसका भी ताना बाना जो है वो काट दिया गया है और कहा गया है कि किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हो सकती। और साथ साथ वो जो मीडिया के अंदर उनकी बयानबाजी चलती थी उसको भी बाकायदा इस वक्त डिस्कनेक्ट किया जा रहा है कि किसी किस्म की कोई बातचीत जो है इमरान खान के साथ ना उनके सियासी लोग, ना मीडिया के लोग और ना वकला जो है वो करेंगे। तो पॉलिसी तो बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त पीटीआई के ऊपर जो है एक नया हुकूमत बनने के बाद एक नया दबाव जो है वो बढ़ाने की हिकमत अमली की जा रही है। लेकिन ये जो दबाव है इसका जो नतीजा निकल रहा है वो ये है कि लोगों में शकूक व शुबहात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं। बल्कि मैं तो अलीमा खान साहिबा को सुन रहा था तो उन्होंने ये कहा कि जनाब इनकी कोशिश ये है कि इसी थ्रेट के गार्ब में इमरान खान को यहाँ से निकाल के बनी गाला भेजा जाए या किसी और जगह पे भेजा जाए और वहाँ पे उनको बकौल उनके कि इमरान खान को कत्ल किया जा सकता है खुदा न खास्ता। तो ये तो बहुत ही भयानक और बहुत ही सीरियस किस्म की सिचुएशन हो सकती है अगर अगर इस तरह की चीज़ें जो हैं और वो इमरान खान की जो हमशीरा मोहतरम है अगर वो कह रही हैं तो फिर तो ये अलर्ट जो है वो रेज करेगा ना जी। देखिए बात यह है कि अगर इमरान खान अपने मौकफ पे कायम रहते हैं और किसी किस्म की कोई लचक दिखाने के लिए वो तैयार ना हो या एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर मामला तय नहीं करते और एस्टैब्लिशमेंट को इसी तरीके से चैलेंज करते हैं जैसे वो 8 फरवरी से पहले कर रहे थे। और उन्होंने ये जेस्चर भी दिया है अली अमीन गंडापुर को वज़ीर लगाकर कि वो मज़ामती सियासत नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि उनको अभी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये इतनी आसानी से बात गलने वाली नहीं है, चलने वाली नहीं है कि जनाब उनके साथ मामला तय हो जाएंगे। अगर वो रेजिस्ट करेंगे और वो रेजिस्ट कर रहे हैं इस वक्त तक, क्योंकि अगर वो रेजिस्ट ना कर रहे होते तो आप एक नरम पॉलिसी भी देखते। और वो नरम पॉलिसी ना आने की वजह भी यही है कि वो एक सख्त गिर मौकफ के साथ खड़े हैं, तो कोई लचक वो भी दिखाने के लिए तैयार नहीं है उस तरह की जिस तरह की एस्टैब्लिशमेंट चाहती है। और यही वजह है कि इस वक्त एक टकराव का माहौल हमें गालिब नजर आता है। अब उसमें उनको चाहे वो आप जो है बनी गाला में नजर बंद कर दें, चाहे किसी सेफ हाउस में जाकर रख दें या किसी और जेल मुंतकिल कर दें दूर दराज ताकि इस्लामाबाद से उनको डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि उनको साइकोलॉजिकली टॉर्चर ज्यादा किया जाए, यानी उनको कैद तनाई की तरफ लाया जाए, लोगों के साथ उनकी मुलाकातें बंद कर दी जाए और उनको बाकायदा एक साइकोलॉजिकली ट्रीट किया जाए ताकि उनको उनके ऊपर एक बड़ा दबाव बढ़े और जो लोग चाहते हैं कि उससे उनसे उनकी मर्जी के मुताबिक चीजें करवाई जाए उसमें उनको कामयाबी मिल सके। तो इनको ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं जिस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया गया और फिर ये कहा गया जी कि अभी लोगों की मुलाकातें नहीं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो इसमें ये वाक़तन कुछ इस तरह के खतरात और खदशात हैं इमरान खान की जिंदगी को? मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त उनकी जान को कोई बड़ा खतरा है और कोई जान लेना चाहता है। जो मैंने आपको बातें बताई है मेरी असेसमेंट तो यही है, उनको इस वक्त डिस्कनेक्ट किया जाएगा अपनी पार्टी के साथ, अपने वकला के साथ और मीडिया के लोगों के साथ, ताकि वो ज्यादा बातचीत का हिस्सा ना बन सके। और ज्यादा बेहतर तरीका यही होगा कि उनको फिलहाल साइकोलॉजिकल टॉर्चर से गुजारा जाए। मुझे लगता है कि इस वक्त इस फेज में कुछ इसी तरह की हिकमत अमली उनके खिलाफ इख्तियार की जाए। तो उसमें हो सकता है सेनेट की भी वजह हो, क्योंकि सेनेट के भी इंतखाबात होने हैं तो वो सोचा जा रहा हो कि उनकी आपस में कोई मुलाकात ना हो। लेकिन ये जो साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जो सीएम केपी हैं उनके खिलाफ भी केस जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं और उनके भी वो ज़मीन का चक्कर चला दिया गया है और इस तरह के मामला जो चल रहे हैं, तो क्या सीएम केपी को भी हटाने की कोशिश की जा रही है? देखिए हो सकता है जैसे जैसे बात आगे चलेगी और हालात बिगड़ेंगे और उनके मामला तय नहीं होंगे तो यकीनी तौर पे फिर केपीके को भी टारगेट किया जा सकता है। वहां उनके खिलाफ भी मुकदमात कायम हो सकते हैं, उनको बाहर भी निकाला जा सकता है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है या उनको नाहिल किया जा सकता है
या ये कोशिश की जाए कि उनके मुकाबले में किसी और को चीफ मिनिस्टर लाने का खेल खेला जाए। ये बहुत सी चीजें हो सकती हैं और गवर्नर राज का ऑप्शन भी ओपन है। अब ये डिपेंड करता है कि प्रोवोकिंग कौन कर रहा है, यानी प्रोवोक कौन करता है। इस वक्त अगर वफाकी हुकूमत इसको प्रोवोक कर रही है तो वो खुद इन्वाइट कर रही है कि बुरहान बढ़े, क्राइसिस बढ़े, और जब वो क्राइसिस बढ़ेगा तो उसका नतीजा फिर कुछ भी निकल सकता है, केपीके हो चाहे वो मुल्क की सियासत। तो फिर ज़ाहिर है कि इसमें अब जो ऑप्शंस बचती हैं पीटीआई के लिए, वो तो यही है ना कि वो फिर प्रोटेस्ट करेंगे, और जिस तरह अली ज़फ़र साहब आज कह रहे थे कि जनाब हम प्रोटेस्ट करेंगे और ये कंटिन्यू रहेगा सिलसिला। तो फिर इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी जो कि मतलब है कि इतनी ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है स्टेबिलिटी की, और ख़ास तौर पे हुकूमत जो इन्होंने बना ली है, उसकी तो सबसे ज़्यादा से ज़रूरत जो है वो स्टेबिलिटी की है, तो फिर वो तो नहीं मिलेगी इनको। देखिए, अभी तो 2 ही ऑप्शन उनके पास पीटीआई के पास बचते हैं। एक ये कि वो पार्लियामेंट के अंदर भरपूर किरदार अदा करें, और 92 नंबर उनके पास हैं, कुछ और दीगर अपोजिशन जमातें हैं। तो पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर एक भरपूर अपोजिशन करके, जिसे कहते हैं ना, अपनी प्रेजेंस जो है उसको दिखाई जाए। और दूसरा उनके पास ये है कि वो डिजिटल मीडिया और जो मीडिया की वॉर है उसके अंदर वो अपने आप को रोल प्ले करें। केपीके का उनके पास एवेन्यू है जहां पे वो रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां उनकी अपनी हुकूमत भी है, क्योंकि बाकी सूबों में शायद उनको वो स्पेस ना मिल सके जहां वो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस करना चाहते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज करना चाहते हैं और अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। उसकी अभी तक तो कोई स्पेस नहीं है। कल लतीफ खोसा साहब ने कहा है कि हम ईद के बाद कोई तहरीक चलाने की बात करेंगे, ईद के बाद कोई मंजर देखेंगे, फिर वो किस किस्म का निकल के आता है। लेकिन बहरहाल अभी जो इस वक्त पीटीआई के पास स्ट्रेटेजी है कि वो बाकी जमातों को इंगेज करे, पार्लियामेंट को भरपूर तरीके से, प्रोविंशियल असेंबलियों को और नेशनल असेंबली को इस्तेमाल करे, मीडिया वॉर करे, और सफारतकारी और डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में अपना नैरेटिव जो है उसको रीबिल्ड करने की कोशिश करे। तो उसको दीवार से लगाने की जो कोशिश की जा रही है, उसके नताइज पाकिस्तान की सियासत, जमहूरियत और मईशत के हक में नहीं होंगे। और ये बाकायदा देखिए ना, अब 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद बात आगे चलनी चाहिए थी ना। हम लगता ये है कि आगे चलाना नहीं चाहते, और हम चाहते यही है कि हम उसी दुश्मनी वाले पॉलिटिक्स के ऊपर जिसपे पहले से कार्बन थे, उसी को कंटिन्यू किया जाए, उसी को आगे लेके चला जाए। तो अगर आपने उस स्ट्रेटेजी के मुताबिक चलना है तो इसका मतलब है, जो मैं बार बार कहता हूं, कि इस इलेक्शन के नतीजे में पोलराइजेशन कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ी है, और आप उसमें और ज्यादा शिद्दत पैदा कर रहे हैं। और जब आप इसमें और ज्यादा शिद्दत पैदा कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप और ज्यादा इन्वाइट कर रहे हैं महागराई को और टकराव। ये सही बात है, और यही सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है जो पाकिस्तान के लिए हो सकती है, क्योंकि मईशत के हवाले से अगर देखा जाए, मैं देख रहा था जो नए वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़ज़ाना साहब आए हैं, वो तो ये कह रहे थे जी कि एक लंबी हमें मदद चाहिए होगी आईएमएफ से, और ये जो मामलात हैं ये तो हल होने वाले नहीं हैं इसमें फॉर द शॉर्ट टर्म। तो ये तो फिर मामला जो है वो स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो फिर कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे आईएमएफ पाकिस्तान की मदद करेगा, किस तरीके से ये सारा कुछ चलेगा, मुझे समझ नहीं आ रही इनकी लेकिन ना एक पॉलिसी। इसमें एक चीज ये है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती देखें, हमें हर चंद साल के बाद एक बाहर से मसीहा की तलाश होती है, चाहे कभी वो निगरान वजीर आजम के नाम पर हो, और चाहे वो हमें कहीं अपना वजीर खजाना के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो हमें आईएमएफ के एक्सपर्ट्स जो है उनकी मदद के साथ कोई मईशत के माहिर मिल जाए। अब इस दफा भी जो वजीर खजाना है वो हमें बाहर से मिले हैं, जो उनकी शहरियत भी पाकिस्तानी नहीं थी, उनको छोड़नी पड़ी है। अब सवाल ये है कि जो मैं बार बार अपने प्रोग्रामों में भी कहता रहता हूं कि हमारे यहाँ लगता यह है कि जैसे पॉलिटिकल स्पेस आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और फैसले सियासी लोगों से ज्यादा गैर सियासी लोगों के हाथों में चले गए। अब उसकी रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं, जिस तरह से वजीर दाखिला की तकर्री हुई है और जिस तरह से वजीर खजाना की तकर्री हुई है, और आगे जाके भी कुछ तकर्रियां होनी है, वजीर आला बलूचिस्तान की तकर्री हुई है। तो ऐसे लगता है कि जैसे सियासी लोगों को कहा गया कि आपको जो एजेंडा दिया जाएगा उसी के मुताबिक आपने चीजों को लेकर आगे चलना है। और जो बुनियादी कॉन्ट्राडिक्शन है, वो कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि हम मईशत को दुरुस्त करेंगे सियासी हालात की दुरुस्तगी के बगैर, सियासी इन्वायरमेंट को बेहतर बनाए बगैर। और एक तरफ हम जो है मईशत को दुरुस्त करना चाहते हैं और दूसरी तरफ एक सियासी जमात के लिए हम कोई रास्ता दिखाने के लिए तैयार नहीं है, पार्लिमानी रास्ता दिखाने के लिए तैयार नहीं है। यानी उनको पार्लिमानी स्पेस भी नहीं मिल रही, उनको पॉलिटिकल स्पेस भी नहीं मिल रही। और जब आप उनको स्पेस नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि फिर आप खुद जो है ना प्रोवोक करके रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स को आगे लेके चलना चाहते हैं। और ये देखिए ना, जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का चैलेंज होगा कि एक तरफ वो भी दावत दे रहे हैं लोगों को कि जनाब आप आइए मिसाक मईशत के ऊपर काम करें, मिलके काम करते हैं, और मरियम नवाज भी दावत देती हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी दावत देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि आप अपने सियासी मुखालिफिन को स्पेस देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये मफाहमत और मुजाहमत की जो लड़ाई है, अगर आप समझते हैं कि ये इकट्ठी चलेगी तो नहीं चल सकेगी, और अगर आप चाहते हैं कि मईशत की बहाली और सियासी बिगाड़ भी साथ साथ चलेगा
तो फिर भी ये नहीं होने वाली मईशत की बहाली। तो मुझे ये लगता है कि जो इस वक्त भी अप्रोच है ना, वो रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, वो एक रिएक्शनरी अप्रोच है। और रिएक्शनरी अप्रोच ये है कि हमने तो इमरान खान को इतना दबाया था, ये इतनी बड़ी ताकत बनकर क्यों सामने आ गया। और मैं बार बार कह रहा हूं कि 8 फरवरी के नताइज के बाद इमरान खान साहब और उनकी पार्टी बज़ाहिर पाकिस्तान की कौमी और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक रेलिवेंट फैक्टर के तौर पर सामने आ चुकी है। अब उस रेलिवेंट फैक्टर को इंगेज किए बगैर आप आगे नहीं चल सकेंगे। लेकिन अगर आपने यही रवैया इख्तियार करना है जो अभी इस वक्त हमें नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये गाड़ी फिर चल नहीं सकेगी जिस तरह से आप चलाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं, इसको जब हम बाहर से देखते हैं, तो एक अजीब-सी कैफ़ियत सामने आती है। मैं अभी आज ही देख रहा था, बिल गेट्स साहब इंडिया गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी वापस आया हूँ। वो कहते हैं कि आई वाज़ ब्लोन अवे बाय द आइडियाज़ एंड इन्वेंशंस दैट आर कमिंग फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ कि वो वहाँ पे गए हैं और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि वहाँ पे काम हो रहा है, जिस तरीके से तरक्की हो रही है, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं। वो कहता है कि मेरा दिमाग जो है वो फट गया कि क्या हो रहा है यहाँ पे और कितनी बड़ी तरक्की हो रही है, और हम जो हैं पाकिस्तान में, हमें पता नहीं क्या कोई नज़र लग गई है या इनको कोई पता ही नहीं कि दुनिया किधर जा रही है। किसी तरीके से ये अपनी जो ध्रुव बीनी का अमल है उसमें से नहीं गुज़र रहे हैं। ना ये देख रहे हैं कि हमें अपने आप को थोड़ा-सा बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं जी ये। देखिए ना, वो जो हमने एक पॉलिसी बनाई थी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जियो इकोनॉमिक्स के हवाले से, जियो स्ट्रेटेजिक के हवाले से, जियो लिंकेजेस के हवाले से, वो सारी की सारी तो हम खुद अपने हाथ से तबाह कर बैठे ना। अब हाँ। हमारा मकसद एक तरफ अगर जियो इकोनॉमी है और जियो रिलेशनशिप है और हम जियो स्ट्रेटेजिकली मूव करना चाहते हैं इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर, लेकिन हम तो उलझ के रह गए हैं पाकिस्तान की दाखिली सियासत के अंदर। और हमने अपनी सियासी अपनी जो ताकत है उसको इतना ज्यादा तकसीम कर दिया है कि वो सियासी जमातों से बाहर निकलकर इदारों के अंदर भी आ गई है, जुडिशरी के अंदर भी आ गई है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी आ गई है, मीडिया के अंदर भी आ गई है, मजहबी जमातें, गैर मजहबी जमातें, सियासी जमातें और नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस सबके अंदर वो नजर आ रही है। तो जब आप अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इस हद तक नीचे आ गए हैं, तो उसके बाद फिर आप ये कहें कि हमने नेशनल इकोनॉमी का सवाल, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल, नेशनल गवर्नेंस का सवाल और रीजनल लिंकेजेस और रीजनल सिक्योरिटी और रीजनल इकोनॉमी के सवाल आपको एड्रेस करना है, तो ये तो एक मजाक लगता है ना। आप देखिए ना, बात ये है कि बरतानिया ने जितने बड़े बड़े माहदे अभी पिछले दिनों में हिंदुस्तान के साथ किए हैं, और जाहिर है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है वो बहुत आगे जा चुकी है, अब हमारा उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि दुनिया में जो एवेन्यूज निकल रहे हैं नई अपॉर्चुनिटीज के कॉन्टेक्स्ट में, हम उस वक्त उसको अवेल करेंगे ना जब हम पॉलिटिकली स्टेबल होंगे। जब हम इंटरनल स्टेबल नहीं है तो हम वो सारी एवेन्यूज को कैसे अवेल करेंगे जहां पे हमें तवज्जो देने की जरूरत है। अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट के बाद नई हुकूमत आई है, इसका मकसद भी जो है अपने सियासी मुखालफिन को कुचलना है, खत्म करना है। तो इसका मतलब है कि आप जो है मफाहमत के साथ, रिकंसिलिएशन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। और मैं फिर बार बार कहता हूँ, ये भूल जाएं कि रिकंसिलिएशन जो है वो माइनस इमरान खान होगी, ये नहीं हो सकती। अब आपको माइनस इमरान खान की बजाय इमरान खान और पार्टी के साथ मिलकर वो रिकंसिलिएशन की तरफ जाना पड़ेगा। अब वो अगर आप नहीं तैयार, तो इसका मतलब है हमने आगे नहीं जाना। और दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा धंस गया है नीचे कि वो इससे शायद बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। और हो सकता है उसके पास ख्वाहिश हो, लेकिन जो उसके एक्शंस हैं वो उन ख्वाहिशात के बिल्कुल बरक्स हैं। अब आप देखिए ना, इलेक्शन रिगिंग का इशू जो है, अब डे बाय डे आप देखिए वो 45 और 47 वाला जो है वो मुतनाज़ा बनता जा रहा है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा खेल जो हमें इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, एडवेंचरिज्म का, पॉलिटिकल मुहिमजोई का, सियासी मुहिमजोई का और अपने सियासी मुखालफिन को बर्दाश्त ना करने का, ये तो कोई अच्छा साइन नहीं है पाकिस्तान की कौमी सियासत के लिए। और फिर जिस तरह से आजादी इजहार पर पाबंदियां हैं, आज के दिन तक ट्विटर जो है वो उस तरह से फंक्शनिंग में नहीं आ सका। तो अच्छा, फिर उसके बाद आप देखिए कि डिजिटल मीडिया का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, बाकायदा उसको कहा जा रहा है ये शैतानी मीडिया है, ये फला मीडिया है। तो मेरा मतलब है कि ये चीजें अब हमें रियलाइज कर लेनी चाहिए कि हमने जो स्ट्रेटेजी इख्तियार की थी पिछले 2 साल से, वो नाकाम हुई है। और मैं आपको फिर ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अप्रैल 2022 से शुरू हो जाएं और अब तक आ जाएं, तो आपको लगेगा कि वो रिजीम चेंज से लेकर आज के दिन तक पाकिस्तान अपने फेज में सबसे वर्स्ट कंडीशन के अंदर रहा है। और इस तरह की जो लड़ाई और जिस तरह की हमने मुहिमजोई की है, उसका नतीजा ये निकला है कि हम पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी आइसोलेट हुए हैं। हम अपने आप को स्टेबल नहीं कर सके। अब आप देखिए ना, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, रमजान मुबारक आ गया और रमजान में आपको पता है कि दुनिया भर में
जो गैर मुस्लिम भी हैं वो मुसलमानों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं कि रमजान मुबारक है, उनके लिए चीजें सस्ती करते हैं, कीमतों में रियायत देते हैं, सब्सिडीज देते हैं। यहाँ जो मुसलमानों के साथ लूटमार की कहानी है वो सिर्फ इंफरादी सतह तक महदूद नहीं है, उसमें आपका पूरा हुक्मरानी का निजाम और उसका पूरा नेक्सस बना हुआ है। अब मरियम ने कितने बड़े बड़े दावे किए थे, प्राइम मिनिस्टर ने कितने बड़े बड़े दावे किए थे, सब हवा में रह गए। और जितनी लूटमार मची है, यानी पिछले 3-4 दिन में जो मैंने बाजार से ग्रोसरी ली है, जो कीमत बाजार में सब्जी की 100 रुपए थी वो 300 रुपए चली गई, जो 200 रुपए थी वो 400 रुपए चली गई, यानी 100% इजाफा हुआ है। कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है, कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है। और आप क्या काम कर रहे हैं, आपके पास वही पुरानी स्ट्रेटेजी है जी, आटे का थैला है, उस पर अब्बा की तस्वीर है और वो लगा रहे हैं और बड़े ढटाई से कह रही है कि मेरे अब्बा की हुकूमत है। और अब कहा गया कि उनके वालिद को बकायदा पूरा प्रोटोकॉल जो है वो पंजाब हुकूमत देगी, यानी किस हैसियत से देगी। यानी अब आप अंदाजा लगाइए ना कि ये जो हमारा स्टाइल है। अच्छा, फिर आप देखिए कितनी शानदार लग्जरी है कि जी हम तनख्वाही नहीं लेंगे। भाई आप तनख्वाही लें, आपका राइट है, तनख्वाह आपको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आप तनख्वाह नहीं ले तनख्वाह छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन जो असल काम है वो छोड़े ना। और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है वो करे ना। ये आटा बांटने से तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। तो आपको अब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है कि लोग लाइनों में ना लगे। कि ये रेड लाइन है मेरी, कोई जखीरा हमदर्दी जो करेगा मेरी रेड लाइन है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसको, आई विल बी रूथलेस। और ये देखिए बात ये है अपना कसाना साहब, पाकिस्तान में हुकूमत कमजोर होती है, माफिया मजबूत होता है। और ये माफिया इतना स्ट्रांग है कि ये कई कई हुकूमतों को निगल जाता है। ये कहना बहुत आसान होता है कि हम आएंगे तो हम कंट्रोल कर लेंगे, फना कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन पूरे निजाम पे आपकी गिरफ्त नहीं होती। मैं आपको बताऊं, नहीं होती। हाँ। जब आपकी गिरफ्त नहीं होती है, फिर आप ही की पार्टी के अंदर, आप ही की हुकूमत के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो नेक्सस का बाकायदा हिस्सा होते हैं या उनको उनके सहूलतकार होते हैं, उनसे उनको मदद मिल रही होती है। ये जखीरा अंदोजी, ये मुनाफाखोरी, ये पैसा कमाने का जो खेल है सारा का सारा। अब आप देखिए ना, मुझे बड़ी हैरानगी हुई, 3 अफसरान सूटेड बूटेड टाई लगाकर एक बंदे के हाथ में आटे का थैला दे रहे। अच्छा, वो अगर आटे की कीमत मिसाल के तौर पे अगर 300 रुपए की होगी तो वो पड़ेगा पता कितने का, 900 रुपए का, क्योंकि 600 रुपए का प्रोटोकॉल भी हो जाएगा। ठीक है ना। ये जो ये तरीका कार हुक्मरानी का हम इख्तियार कर रहे हैं, इसका तो कोई इलाज मुझे नजर नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ साहब सेंसिटिव तकरीरें जरूर कर रहे हैं, अपने दुख का इजहार भी कर रहे हैं। भाई अब आप दुख का इजहार ना करें, आप अपोजिशन लीडर नहीं है, आप हुकूमत हैं। आप मदावा करने की बात करें कि मदावा कैसे करना है, लोगों को रिलीफ कैसे देना है, वो उन चीजों पर आए। उन चीजों पर तो आपकी तवज्जो है नहीं, और आपकी तवज्जो ये है कि जनाब हमारी रेड लाइन, आपने कहा कि ये, और अब आप रेड लाइन ये नजर आ रहा है कि वो पीटीआई है, उसको कोई रास्ता नहीं देगा। लेकिन नवाज शरीफ जो है उनके साथ अब क्या होने जा रहा है वैसे? क्या वो वाकईतन, चले प्रोटोकॉल तो मिल जाएगा उनको, प्रोटोकॉल तो पहले भी वो लेते ही रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो वो माइनस हो जाएंगे ना। अगरचे अब उनके बेटे जो है दोनों वापस आ गए हैं, उनके भी मामला ठीक हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे तो, लेकिन इस सारी कार्रवाई में नवाज शरीफ को मिलेगा क्या और मिला क्या है अभी तक? देखिए, एक उनकी ख्वाहिश तो ये पूरी हुई है ना, खैर, कि उनकी बेटी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। अब उसकी कीमत उन्होंने बड़ी बड़ी अदा की है। उस पूरे की उसकी कीमत ये है कि एक तो उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर उसको स्टेक पे लगा दिया, अपनी पोजीशन को स्टेक पे लगा दिया है, फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ समझौते की सियासत को पर उन्होंने कंप्रोमाइज कर दिया है। अब वो बोलेंगे नहीं, बोलने की कोशिश करेंगे तो एक तरफ मरियम नवाज पंजाब की वजारत आला है, उसमें परेशानी पैदा होगी, दूसरी तरफ उनका हल्का खुल जाएगा और वो हार जाएंगे और कहा जाएगा कि नवाज शरीफ साहब जो है धांधली से इंतखाबात जीते, जो छोटी मोटी इज्जत रह गई है वो भी खाक में मिला दी तो जाएगी। इसीलिए खबरें दिलवाई जा रही हैं, इसीलिए ये खबरें दिलवाई जा रही हैं कि उनका हल्का खुल जाएगा, वो हारने वाले हैं, इसीलिए ये खबरें आ रही हैं। दबाव देखिए ना, हारने तो वो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये दबाव उनके ऊपर रहेगा कि अगर वो ज्यादा चूं चां करेंगे तो उनके लिए रास्ता खोल दिया जाएगा। अब खबर ये है कि वो रमजान यानी ईद यहाँ गुजारेंगे और ईद के बाद अपने मुआयने के मेडिकल चेकअप के कॉन्टेक्स्ट में वो शायद बाहर जा सकते हैं। फिर कितने दिन के लिए जाते हैं और कितने दिन के लिए आते हैं वो देखी जाएगी। लेकिन अब पाकिस्तान में जो निजाम है उस पर जो गिरफ्त है वो तो शहबाज शरीफ साहब की है, ठीक है ना, और इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है। और मरियम को भी एक बात पता चल गई है कि अगर उसने इस सिस्टम के साथ चलना है तो उसको अपने चाचा को भी फॉलो करना है और साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी फॉलो करना है, और जो उसको दिया जाएगा उसी पर इत्तेफा करना है। उससे ज्यादा मांगने की कोशिश करेंगी तो उनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये जो सारा का सारा सिस्टम है ये बाकायदा प्लान हुआ है ना जी, किसके साथ क्या खेल खेला जाएगा। अब जैसे पीपल्स पार्टी है, उसके साथ 18वीं तरमीम के अंदर छेड़खानी की जाएगी, उसको मानना पड़ेगा, और निजकारी होगी, उसको मानना पड़ेगा। तो बहुत से फैसलों में पीपल्स पार्टी भी बेबस नजर आएगी।
तो मेरा मतलब है ये सारा हाइब्रिड प्लस निजाम जो है, इसके वो चलेगा सम्राट जो है इसी वो इन तरह। पार्टियों ने भी भुगतने हैं, हमने भी भुगतने हैं। चलें ये आखिर में ये ज़रा मुझे बताएँ, अभी आपने पीपल्स पार्टी का ज़िक्र किया तो ज़रदारी साहब जो हैं वो माशाल्लाह आपके नए सदर बन चुके हैं। तो उन्होंने आते ही अपनी बेटी को फर्स्ट लेडी करार दे दिया। आज तो बल्कि पीपल्स पार्टी का जो ट्वीट था ऑफिशियल उसमें आसिफा को फर्स्ट लेडी कहा गया है। वो उन्होंने कहा जी कि ये हमारी फर्स्ट लेडी हैं। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि बेटी को फर्स्ट लेडी बना दिया जाए। अगरचे जी, इसकी पहली दफा हो रहा है, अमरीकी लेकिन ये हाँ, बात भी ज़हन में रखिएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, वो अपने बच्चों में सबसे ज़्यादा अगर किसी बच्ची से या बच्चे से मोहब्बत करते हैं, हुँ, तो वो आसपा ही हैं। और हुँ, बल्कि एक जगह पर उन्होंने ये कहा था एक इंटरव्यू में कि ये ज़्यादा मैच्योर है पॉलिटिकली कंपेयर अच्छा, टू बिलावल, और हुँ, ये भी कहा था कि मुस्तकबिल इसका है। इसीलिए लगता ये है कि वो उसको पॉलिटिकली ग्रूम करेंगे अपने सारे कॉन्टेक्स्ट में ईवान सदर में बिठाकर, और हमारी उसको कॉस्ट के लेके ऊपर। चलना चाहते हैं। और अपनी प्रायोरिटी भी शो कर रहे हैं कि आसपा उनकी एक किस्म की जो है ना सबसे ज़्यादा करीबी साथी है, और उसके साथ जो वो कर रहे हैं, तो वो बहरहाल एक एक जेस्चर तो है। और हुँ, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आ जाएँगी कुछ अरसे के बाद, और वो हुँ, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करेंगी, और पीपल्स पार्टी में उनका बड़ा कलीदी किरदार होगा। तो आप देखिएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब के को अगर चॉइस करनी पड़ रही है अपने हाँ, बच्चों के दरमियान, तो वो आसफा को ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि वो ज़्यादा उनकी ताबेदार है और ज़्यादा तो समझदारी से आगे चलने वाली तो फिर लड़की ये है। तो बात जो है इसलिए इतना बिलावल के लिए जोर ज़्यादा दिया खतरा होगी ये। हैं? बिलावल के लिए तो ये खतरा बन सकता है ये बात जो है। हाँ, वो बिलावल को पहले भी इस बात का एहसास है, और बिलावल को तो बल्कि इस बात पे भी गिला है कि 3-4 दफ़ा उनके वालिद जो है उनके बारे में कुछ ऐसे जुमले कह गए हैं, जो नहीं हाँ, कहने चाहिए थे। उनको इस बात का दुःख है, लेकिन फिलहाल कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। दोनों हुँ, साथ चल सकते हैं, दोनों साथ को लेके ठीक। जाया जा सकता है। लेकिन मैंने आपको ज़रदारी साहब की प्रेफ़रेंस बताई है, तो उनकी प्रेफ़रेंस में उनकी बेटी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलें इस पे सिलसिला गुफ्तगू जारी रहेगा। सलमान भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।